हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं एसएचएम वाला चैप्टर और आज उसका सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है माय डियर। तो पहली क्लास में हमने जस्ट एसएचएम का इंट्रोडक्शन सिर्फ देखा हुआ था माय डियर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आखिर हम बोलते किसे हैं माय डियर। तो मैंने आपको उसमें एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन किया हुआ था लास्ट क्लास में कि मोशन का क्या मतलब था, हार्मोनिक का क्या मतलब था और सिंगल का क्या मतलब था। अगर कोई भी बॉडी अगर मूव करती है टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन या ऊपर नीचे अगर इस तरीके का मोशन होता है और उसमें अगर एम्पलीट्यूड अगर एक कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी फिक्स अगर होती है और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी अगर जो वाइब्रेट होने की या ऑसिलेट होने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है अगर वो कांस्टेंट है तब हम उसको बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन माय डियर। मोशन तो हो ही रहा था और हार्मोनिक हम इसलिए बोल पा रहे थे क्योंकि उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हार्मोनिक फंक्शंस यानी कि माय डियर साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी पोजीशंस, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी पोजीशन को यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट को, उसकी वेलोसिटी को, उसकी एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन बोल रहे होते हैं। और चूंकि वो उसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इसलिए हमने सिंपल हार्मोनिक फंक्शन उसे नाम दिया हुआ है माय डियर। आज हम लोग जानने वाले हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस में ये जो चीजें हैं क्या कुछ बातें जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेज क्या होता है, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें या डेफिनेशन है एक एक लाइन का, उससे हम लोग नोट डाउन करेंगे समझते हुए। उसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे क्या कि कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर। साथ ही साथ हम लोग उस डिस्प्लेसमेंट से कैसे वेलोसिटी का इक्वेशन ड्राइव करेंगे और किस तरीके से एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। तो आज की क्लास में ये कुछ चुनिंदा बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। जितने भी नए स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं माय डियर अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। चलिए आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखिए ये टॉपिक जो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का हिंदी आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी का हिंदी आवृत्ति होता है। ये आवृत्ति हो गया, ये आवर्तकाल हो गया माय डियर। देखिए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है माय डियर। इस बात को समझेंगे, ना सिर्फ ये दोनों बातें सिर्फ एसएचएम के लिए लागू नहीं होंगी, ये किसी भी प्रकार के सर्कुलर रोटेशनल मोशन में लागू होता है माय डियर। कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखेंगे। टाइम पीरियड का मतलब यह होता है कि कोई भी बॉडी माय डियर, कोई भी बॉडी एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, हम लोग सर्कुलर मोशन से इसकी तुलना कर लेते हैं, उससे बहुत आसान हो जाता है समझ पाना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, वृत्तीय गति करती है, तो सर्कुलर मोशन में मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया था बॉडी और यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते चलते कहां पहुंच गया, वापस ए पे पहुंच गया। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि बॉडी ने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो ये एक चक्कर पूरा करने में कुछ तो समय लगा होगा माय डियर। उस जो समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन की। अब मान लीजिए ऑसिलेटरी मोशन की बात कर लेते हैं, हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये पेंडुलम था, पेंडुलम का बॉब था। ये पेंडुलम कहाँ जाता है, ये अपने मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, अपने मैक्सिमम पोजीशन। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए बी और इसका सेंटर ये मीन पोजीशन है ओ मान लीजिए। ये सिंपल पेंडुलम हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं, इसके आगे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। बिल्कुल वैसे ही है, ये आपका बॉब है, पेंडुलम है। पेंडुलम मैक्सिमम यहाँ जाएगा, फिर मैक्स यहाँ जाएगा। ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, टाइम फिक्स है, तो हम लोग इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं माय डियर। ठीक है,
तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है आप देखेंगे, ये एक्सट्रीम पॉइंट, तो यहाँ से इस अपने मीन पोजीशन से जहाँ से वो चलना शुरू किया था उसी पॉइंट के अबाउट आगे और नहीं तो पीछे बॉडी मूव करती है, उस पॉइंट को मीन पोजीशन हम लोग बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम लोग बोलते हैं माय डियर। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से बॉडी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिटर्न आएगी, फिर रिटर्न जाकर के यहाँ आएगी और फिर यहाँ से कंप्लीट यहाँ आएगी। मतलब क्या हुआ, ओ से ए गया, फिर ए से ओ आएगा, फिर ओ पे रुकेगा नहीं आपका, ये वो ओ से आगे बढ़ते हुए बी तक जाएगा और फिर बी से रिटर्न आते हुए ओ तक आएगा। तो ओ से ए गया और ए से होते हुए बी तक गया और फिर बी से रिटर्न होके ओ तक आया। ये जो समय लगा टोटल, ये एक कंप्लीट राउंड ऑफ फिगर सर्कुलर मोशन में अगर बात करेंगे तो एक चक्कर हम लोग उसे मान सकते हैं माय डियर। अगर हम इस एक कंप्लीट चक्कर को 4 भाग में अगर डिवाइड कर दें तो ये ए वाला भाग, एक पोर्शन जो भाग है, एक सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ जाने में, फिर दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ रिटर्न आने में, फिर तीसरा सेक्शन ओ से बी जाने में और चौथा सेक्शन बी से ओ आने में माय डियर। तो इस तरीके से एक कंप्लीट चक्कर पूरा होता है, ओ से ए से ओ से बी, बी से फाइनली ओ तक आएगा बॉडी। तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा और इस एक चक्कर में जो भी समय लगेगा, इस एक ऑसिलेशन में जो समय लगेगा हमारा, उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात होती है माय डियर, ठीक है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। जैसे मैंने आपको टाइम पीरियड में बताया था कि एक चक्कर के लिए, हिंदी में मैं इसे लिखता हूं, आप बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। एक चक्कर में जो भी टाइम लगेगा, एक चक्कर पूरा करने में, एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगा, जो समय लगा, उस समय को हमने क्या बोला, टाइम पीरियड बोला, आवर्तकाल बोला माय डियर। ठीक इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका उल्टा चलेंगे। फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि हमारा जो चक्कर है पहले फिक्स था, एक ऑसिलेशन फिक्स था, अब की बार ऑसिलेशन की संख्या बताइए और टाइम को करते हैं फिक्स। पहली बार चक्कर फिक्स था, टाइम जो होगा वो टाइम पीरियड कहलाया। अब की बार टाइम को फिक्स कीजिए, मतलब एक सेकंड में हम ये कहेंगे, एक सेकंड में हम ये कहेंगे कितना चक्कर लगा, यानी कि कितना ऑसिलेशन बॉडी किया है, बॉडी कितना ऑसिलेट किया है, कितना कंप्लीट साइकिल रोटेशन पूरा किया है, उस कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट चक्कर को क्या बोलेंगे हम लोग, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है हमारे। एक सेकंड में मान लीजिए कि ये जो पेंडुलम था एक सेकंड में 10 बार आगे पीछे कर गया, इसका मतलब 10 साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर ये बॉडी ए से रोटेट करता हुआ एक सेकंड में 5 बार रोटेट कर गया तो हम ये बोलेंगे कि 5 चक्कर पूरा कर लिया। और ये 5 चक्कर ही, एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा होगा उस चक्रों की जो संख्या होगी, जो ऑसिलेशंस की संख्या होगी, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है हमारा। तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के एकदम रेसिप्रोकल, उल्टा हो गए। इसलिए फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 टाइम पीरियड। 1 क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है हमारे डियर। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बातें हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फेज की। फेज क्या होता है, PHASE, फेज। हिंदी में से बोलते हैं कलांतर। कलांतर बोल लीजिए, केवल काला बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फेज क्या होता है, फेज भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है समझ लीजिए, जो एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसी बॉडी को। अगर बॉडी हमारा, जैसे हम लोग SHM पढ़ रहे हैं तो SHM में बॉडी कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ से मीन पोजीशन से ए तक गया है कि नहीं गया है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी क्या लोकेशन है, उसकी पोजीशन क्या है, बॉडी की, बॉडी का पोजीशन क्या है, और मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, या डायरेक्शन सिंपली बोल सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कहाँ है और उसका पोजीशन कहाँ है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, फेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फेज एक ऐसा क्वांटिटी है जो दिखाएगा कि बॉडी इस मीन पोजीशन से कहां पर स्थित है, अभी कहां पे प्रेजेंट है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो यहां पे हो, कहीं यहां पे हो, कहीं यहां पे हो, कहीं भी हो सकता था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी जहां पे है उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, फेज रिप्रेजेंट करता है। मीन पोजीशन से उसके डायरेक्शन किधर की ओर है उसको भी बताता है कौन, ये फेज माय डियर। आया बात समझ में? तो आशा करता हूं ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक
एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। एक क्या होती है, फ्रीक्वेंसी है, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ये जब मैं आपको सिंपल में आपको पढ़ाया था, मैकेनिक्स जब पढ़ा रहा था, वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ओमेगा सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया हुआ है सेम कंसेप्ट। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। ओमेगा इक्वल टू 2πf। और f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी में 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो था ही पहले, एंगुलर शब्द का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। और अब ध्यान से देखेंगे, ये 2π एक चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बनता है, बोला सर 360 डिग्री बनता है। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2π रेडियन होता है माय डियर। तो आपने एक तरह से एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो जो कुछ बातें मैंने 4 बातें फटाफट से आपको बताई हैं, फटाफट से अब इससे बारी है नोट्स बनाने की। तो फटाफट से इसे चारों बातों को डेफिनेशन को कर एक एक करके आप नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। फटाफट से नोट कीजिए माय डियर। टाइम पीरियड का डेफिनेशन सब कुछ समझा दिया आपको। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीनों का डेफिनेशन एक एक लाइन में लिखा हुआ है। फटाफट से आपको नोट डाउन कर लेना है, वीडियो पॉज करना है। और वीडियो पॉज करने के बाद बहुत अच्छी हैंडराइटिंग कलरफुल पेन के साथ मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है आपके लिए कि अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाए माय डियर। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और डर्निंग ट्रिगर वाला इफेक्ट वाला वीडियो भी आपको देखना है माय डियर। तो अच्छा नोट्स के लिए अच्छे पेन्स का इस्तेमाल करना सीखिए माय डियर। फटाफट से इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे फेज पे और फिर चलेंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कैसे ड्राइव करेंगे, वो ड्राइव करके भी हम आपको दिखाएंगे माय डियर। फटाफट से इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। फेज रह गया है, फेज फटाफट से नोट डाउन करेंगे माय डियर। फेज क्या होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि फेज हमारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जो क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट करता है कि कोई पार्टिकल्स अगर मोशन कर रहा है, चाहे ऑसिलेटरी हो, वाइब्रेटरी हो, सिंपल सर्कुलर मोशन भी हो, तो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर है वो, तो उसकी लोकेशन से उसके डायरेक्शंस को उसके मेन पॉइंट के अबाउट रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, फेज करता है माय डियर। तो बस ये डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया। अभी कुछ इक्वेशंस मैंने आपके लिए लिखी है। ये इक्वेशन एक्चुअली में क्या है, एसएचएम की इक्वेशन है। एसएचएम में बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं माय डियर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रहा है तो उसके इक्वेशंस को, उसको डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को हम लोग देखिए। आप एक बात हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। याद रखेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है माय डियर। क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, लेकिन हमसे ये कहा ही नहीं जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। हमसे कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जस्ट आप इक्वेशन लिखेंगे। तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लिखा जाता है माय डियर। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो ये जो sin ओमेगा टी होता है, देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को, यानी बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, बॉडी यहां से ऑसिलेट करके यहां तक जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को हमने साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, करेंगे भी, इसीलिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं माय डियर। तो ये y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है माय डियर, ये ओमेगा टी जो एंगल है ओमेगा टी, यही ओमेगा क्या कहलाता है, इसी को हम लोग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस एंगल को ही फेज बोलते हैं। बोला सर यहाँ पे आपने ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, बोला कोई बात नहीं है, ये भी हमारा क्या है, ये भी फेज ही है। लेकिन ओमेगा टी में अगर आपने फाइव नॉट कुछ एक्स्ट्रा प्लस माइनस किया है तो ये एक्स्ट्रा जो फाइव नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज बोलेंगे। मतलब कि दो बॉडी ऑसिलेट कर रही थी, उसमें से एक बॉडी थोड़ी सी पीछे चल रही थी शुरू से ही। तो कितनी पीछे चल रही है, ये फाइव चल रही है, लैगिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में अगर फेज देखा जाए तो दो बॉडी अगर ऑसिलेट कर रही है साथ में, तो कोई आगे हो सकता था, कोई पीछे हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है। तो कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है फेज से। और जब आप सेकंड ईयर पढ़े होंगे अगर आप,
जो नीट की प्रिपरेशन वाले बच्चे होंगे वो सेकेंड ईयर पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। तो सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे ही, वहाँ पे आप देखेंगे फेजर डायग्राम। जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट एसी को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन भी ऐसा ही होता है। और वहाँ पे हमारा फेजर डायग्राम, इस फेज के लिए हम लोग डायग्राम खींचते हैं माय डियर, जिसमें हम लोग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग वो क्या करेंगे, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर, ठीक है। तो ये है आपको फेज, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। और अगर एंगल में ओमेगा टी में कुछ प्लस या माइनस है तो इस फाई को क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियल फेज बोलते हैं। और कई लोग इस इनिशियल फेज को एक नया नाम है एपोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोच भी बोलते हैं। इस इनिशियल फेज को एपोच भी बोला जाता है। तो जस्ट ये आप नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन। और ये फिर हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और उसका जो इक्वेशन निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर, ठीक है। पहले फटाफट से इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए ठीक है, मैं हट गया हूं, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब बारी किसकी है माय डियर, अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। तो हेडिंग बनाइए डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। एसएचएम में विस्थापन बॉडी का, ठीक है। मान लेते हैं कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेशन के लिए हम लोग याद रखिए, देखिए कुछ भी हो, हम अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारा काम नहीं चल सकता है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होता है पढ़ाई करते वक्त माय डियर। और हमेशा पर रेफरेंस पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को लोकेशन, पोजीशन या डायरेक्शन को समझना है तो हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये हमको पता है कि ओरिजिन होता है। हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स था, इनिशियली में यहाँ पे था, और कुछ टाइम के वाइब्रेशन के बाद या ऑसिलेशन के बाद कहाँ पहुँच गया है, इस पी पॉइंट पे पहुँच गया है। तो पी पॉइंट पे पहुँच गया है तो उसकी डिस्टेंस हम देखेंगे कि एक्स में कितनी होगी और वाई में कितनी होगी। मान लेते हैं ये एक्स है और ये कितनी है, वाई है। ये एक्स है और ये वाई है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा वाई। पी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा, यानी एक्स एक्सिस में एक्स वैल्यू है और वाई एक्सिस में बन गया एक्स वाई हो गया। अब बॉडी ऑसिलेट करती हुई यहां से कहां पहुंच गई है, पी पे पहुंच गई है। तो ये है ओरिजिन, यानी कि हमारे लिए मीन पोजीशन। इसी मीन पोजीशन, इसी ओरिजिन के आगे पीछे बॉडी ऑसिलेट कर रहा था माय डियर। तो इस ओ को, ओरिजिन को हम लोग क्या मानेंगे, मीन पोजीशन मानेंगे। और इस मीन पोजीशन से बॉडी कहां चला गया है, पी पे चला गया है। तो इसके रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ओ से पी कहां है, ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एक तरह से माय डियर। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेंगे कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये एंगल कितना है, बोला सर ये एंगल भी थीटा है, और थीटा इजकल टू कितना होता है, ओमेगा टी होता है। थीटा इजकल टू क्या होता है, ओमेगा टी। बोला सर थीटा इजकल टू ओमेगा टी कहाँ से हो गया, ऊपर में तो आपने चलिए मान लिया थीटा है, और हमें पता है कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये थीटा इजकल टू ओमेगा टी आपने कहाँ से लिख दिया, बोला माय डियर ये कोई नई चीज़ नहीं है। ध्यान से देखिए, ये थीटा क्या है, एंगल ही तो है, और एंगल का मतलब एक तरह से डिस्टेंस के तौर पे आप समझिए। तो आप सिंपल क्या जानते हैं, डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या पढ़ते हैं, चाल गुना समय। चाल गुना क्या पढ़ते हैं, समय पढ़ते हैं। डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल है। तो कितना डिस्टेंस हुआ है, हमने बॉडी कितना दूर गई है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बस इसी की बात को हमें देखनी है कि बॉडी यहाँ था और यहाँ चला गया है, तो कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बॉडी तो ऑसिलेट कर रही है, एंगुलर मोशन हो रहा है, तो ओमेगा, ओमेगा हमारा क्या है,
एंगुलर वेलोसिटी होता है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा एंगुलर एक्सेलरेशन उसको बोला था। माय डियर, बहुत जगह उसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोला जाएगा और बहुत जगह एंगुलर वेलोसिटी ही बोला जाएगा। दोनों बातें वहां आपके लिए सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही बातें सेम हो जाती है। रेडियन पर सेकेंड यूनिट होता है। अलग अलग जगह पे उसे हम लोग अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा हमारा वेलोसिटी हो गया, चाल हो गया, और टी क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बॉडी अगर इस तरीके ऑसिलेटरी मोशन करती है तब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए माय डियर। ठीक है, चलिए इस बात को हमने समझ लिया है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। अब आप सिंपली बताइए मुझे, क्या जानते हैं आप? इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा क्या होता है? सर पढ़े हैं हम, P बाई एच होता है। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये O से जो P होगा, O से ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग से बाहर बनाता हूं। ये अगर आपका सेंटर है तो O से यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, किसी भी पॉइंट पे जाइए इस सर्कल के, ये सब क्या होता है माय डियर? रेडियस। इसी को तो रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इस O से ये क्या है? ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी रेडियस है, सब का सब रेडियस है। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पे हम लोग इसको रेडियस ना बोल के क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो ए है, उसकी वैल्यू फिक्स है हमारे लिए। क्या है? उसकी वैल्यू फिक्स है। ये क्या है हमारे लिए? ए है। क्या है ये? ए। ओ से पी की डिस्टेंस क्या है? ए है। अब मुझे बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या है? पी बाई एच है। क्या है? पी बाई एच। तो P परपेंडिकुलर, आप इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से माय डियर, इस ट्रायंगल में थीटा के सामने, कोण के सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने कौन है? बोला सर y है। तो P की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? y। और h कौन है? h सर ये है 90 के सामने वाला। तो ये 90 डिग्री है और 90 के सामने वाला ये हो गया OP, और OP हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड है, A है। तो क्या हो जाएगा? h की जगह पे ए हो जाएगा। अब ए डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिल गया? ए साइन थीटा। y इक्वल टू ए साइन थीटा। और अभी आपने देखा कि थीटा इक्वल टू क्या है? ओमेगा टी है। तो ए साइन ओमेगा टी हो गया माय डियर। ये आ गया आपका इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है माय डियर? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। बोला किधर की तरफ? इन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हमने बताया है। अगर सेम, अगर आपकी मर्जी की नहीं सर हम तो एक्स में बताएंगे, तो बता दीजिए, कौन सी बड़ी बात हो गई? एक्स में बता दीजिए। एक्स में डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो बोला सर नीचे भी तो एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें। ये देखिए ये ट्रायंगल। अब पहले आपने ऊपर वाले ट्रायंगल की बात की थी, अब नीचे वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए साइन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू, यहां भी क्या हो जाएगा? P बाई एच हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई एच हो जाएगा। अब इसमें देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? ये H देखेंगे ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर H हो गया, ये हो गया। ठीक, और आपने क्या देखा? H हाइपोटेनस कौन होगा? हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया। यहां से भी क्या मिल गया? y इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया। y इक्वल टू क्या मिल गया? ए साइन थीटा हो गया। ये इस फॉर्म में भी यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। बोला सर ये तो आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर x में वैल्यू निकालनी हो तो, अगर x में निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या लगा लेंगे? यहां से भी निकल गया, इस वाले ट्रायंगल से भी निकाल लिया। बोला अगर x में वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या लगा लेंगे? कॉस थीटा लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? b बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई एच। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस वाले ट्रायंगल में नीचे वाले में ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा b बाई एच। तो बेस कौन हो गया नीचे वाले ट्रायंगल में? ये हो गया बेस। और h कौन हो गया? ये। तो बेस कौन हुआ? x, और h कौन हुआ? a हो गया। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस। बेस हमारा x है और h कौन है? बोला सर हाइपोटेनस है। तो यहां से x इक्वल टू मिल जाएगा a कॉस थीटा, और a कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये x में आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट किस में है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस।
तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई, इस एक्स की वैल्यू भी आपने निकाल ली और वाई की भी वैल्यू आपने निकाल ली। वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी और एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। देखिए साइन के फंक्शन में है, नहीं तो कॉस के फंक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसएचएम में, तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ नोट डाउन आपने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगर लैंग्वेज में आपकी मर्जी या डिस्प्लेसमेंट लिखने का तो उसे क्या बोल देंगे लैंग्वेज में। अगर ये तो हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखाना है एसएचएम में। अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि मीन पोजीशन से, ये हमारा एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो मीन पोजीशन से बॉडी की क्या, मीन जो पोजीशन है उससे बॉडी कितनी डिस्टेंस गया है, कवर किया है, वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा माय डियर, डिस्प्लेसमेंट याद रखिए ऑलवेज, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात की जाएगी तो ऑलवेज क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ displacement is always away from the mean position। हमेशा मीन पोजीशन से दूर ही है बॉडी डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ही कब, मान लीजिए ये अगर हमारा मीन पोजीशन था तो इससे बॉडी थोड़ा भी आगे गई है तो डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो क्या है, मीन पोजीशन से दूर ही तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ऑलवेज, चाहे अगर टू एंड फ्रो मोशन अगर हो रहा हो, ये अगर मीन पोजीशन है तो यहाँ से चाहे इधर जाए बॉडी चाहे इधर जाए, तो यहाँ से हमेशा दूर, चाहे देखिए ध्यान देखिए माय डियर, बॉडी चाहे तो आ रही हो मीन पोजीशन की ओर, चाहे जा रही हो, इस बात को समझिए, बॉडी चाहे इस मीन पोजीशन से दूर जा रही हो या चाहे इसके पास आ रही हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा, इस मीन पोजीशन से दूर ही होगा। मतलब बॉडी जा रही है तब भी कुछ दूरी है, तब भी डिस्प्लेसमेंट है, और बॉडी आ रही है तब भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो मीन पोजीशन से दूर ही तो है, इसीलिए हम लोग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन बोलते हैं। तो इसे भी अगर लिखना चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ने ये चीज़ देख लिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो और भी क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ये बॉडी जो था माय डियर, ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया था, वाइब्रेट करना, ऑसिलेट करना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। मैं बोलूँगा नहीं सर, हमें तो यहाँ से शुरू नहीं करना है, बॉडी जो है थोड़ा सा आगे पीछे चलना शुरू कर रही है। मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स एक्सिस है, बॉडी यहाँ नहीं, बॉडी पहले से यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे थी। हमने पिछले केस में क्या देखा कि बॉडी यहां से मूव करके गई है ऊपर की ओर, ठीक है। बोला अब की बार यहां से नहीं, थोड़ा पहले से ही बॉडी है, तो बोला ठीक है, आप क्या कर लेंगे, ये पॉइंट P हो गया, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट जैसे आप मानते थे वैसा मान लीजिए। बोला ये एंगल सर क्या हो जाएगा, ये थीटा था, अभी भी है, बोला थीटा, लेकिन अब की बार क्या था, बॉडी यहां से यहां तक था, ये पोजीशन था तो थीटा था। अब की बार हमारे लिए ओमेगा टी क्या हो जाएगा, बॉडी का पोजीशन देखिए यहां है, तो ये पूरा ओमेगा टी होगा, ये पूरा का पूरा एंगल ओमेगा टी मानेंगे हम। तो ये जो बीच का एंगल बन गया, ये जो नीचे में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, फाई नॉट मानेंगे। और जब मैंने आपको फेज का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, वो रिप्रेजेंटेशन दिखाया, तो उसमें आपको बताया था कि फाई नॉट क्या होता है, इनिशियल फेज या एपोच बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये इनिशियल फेज हो गया, यानी कि थोड़ा सा लैग कर गया, पहले से ही बॉडी प्रेजेंट है वहाँ पे। अब यहाँ से अगर बॉडी मूव करना शुरू किया है तो ये जो एंगल है ये फाई नॉट, ये पहले से था, और उसके बाद यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन शुरू हो जाएगी जो हमने पहले पढ़ा था। इसका मतलब अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, और ये थीटा है तो ये ऊपर वाला थीटा होगा, ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये ऊपर वाला थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये सिर्फ थीटा होगा, ये ऊपर वाला थीटा होगा, लेकिन पूरा एंगल हमारा कितना है, ओमेगा टी है, पूरा एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो अगर ओमेगा टी में से अगर नीचे वाला घटा दें, ध्यान से समझिए मेरी बात को,
ये पूरा एंगल हमारा ओमेगा टी था और नीचे वाला फाई नॉट था। तो अगर ऊपर ओमेगा टी में से नीचे वाला फाई नॉट आप घटा देंगे तो ऊपर वाला एंगल बचेगा, और ये जो ऊपर वाला एंगल होगा यही ना थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इजकल टू हम लोग लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। ये ओमेगा टी पूरा एंगल था और नीचे वाला फाई नॉट था, तो पूरे में से नीचे वाला घटा देंगे तो ऊपर वाला बचेगा, और ये ऊपर वाला यही तो थीटा है हमारा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो थीटा इजकल टू क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो इस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और बिल्कुल एक्स के लिए भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर बॉडी पहले से अगर मौजूद है, मीन पोजीशन से थोड़ा हट के है, तो वहां पे इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ओमेगा टी, ये फाई नॉट क्या हो जाएगा, ये फाई नॉट आपका इनिशियल फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो कॉपी में इस फिगर को भी ड्रॉ करके ये वाला इक्वेशन नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी नीचे गया, बोला कोई बोलता सर ऊपर कर दीजिए, बॉडी यहां से ना होकर अगर बॉडी अगर यहां होता तो बोला सर ऊपर शिफ्ट कर गया, तो ये जो माइनस हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी सी बात है डिस्प्लेसमेंट के अंदर मानिए। तो आशा करता हूँ डिस्प्लेसमेंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऐसे मिटा देता हूँ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है माय डियर। ठीक है, नोट्स के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इन एसएचएम। बोला सर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग क्या जानते हैं, पहले से आप जानते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हुए हैं और 7वीं 8वीं तो पढ़ ही के आए हैं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको पहले से पता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था, या तो y से, नहीं तो x से। तो आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dt लिख सकते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू dy। तो डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, किसका, y का। और y हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। और अभी आपने देखा कि y इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी था। क्या था, a साइन ओमेगा टी। अब चाहे तो इसमें ओमेगा टी में आपकी मर्जी है, फाई को जोड़ लीजिए या फाई को घटा लीजिए, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग लिख देंगे क्या, a साइन ओमेगा टी। ये लिख दिया। बोला ए क्या है सर, ए को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैंने आपको शुरू में ही बोला ए क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम है, मैक्सिमम वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या, ए। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। बोला सर ये तो कांस्टेंट है, किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स होगी, वो तो बदलेगी नहीं मैक्सिमम वैल्यू। तो ए कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको पता है पहले ही कि जो कोई कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ए जो कांस्टेंट था उसको बाहर आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ साइन ओमेगा टी का। किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ए हमारा बाहर है पहले ही, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी है। तो आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो टाइम है, यहाँ देखिए जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो इस टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस टाइम को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो टाइम को छोड़कर जो भी होगा पैरामीटर वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे एंगल के अंदर। वो एंगल के अंदर जो भी कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये ए बाहर था ही पहले से, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, लेकिन डिफरेंशिएशन चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में था तो इस टाइम को छोड़ करके और कौन बच गया, ओमेगा। तो ओमेगा बाहर भी आएगा साथ में, तो साथ में क्या हो जाएगा,
ओमेगा बाहर भी आएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर भी लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई। बोला सर हमें ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें इसको चेंज करना है y के फॉर्म में। बोला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इतनी बात वेलोसिटी में आप लिख डालिए पहले, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नोट्स माय डियर बनाना पड़ेगा आपको, नोट्स तो हर हाल में बनाना है, उसी का रिवीजन करना है, तभी नीट का एग्जाम जो आने वाला है मई के आसपास एग्जाम होगा, तभी आपका निकल पाएगा माय डियर। थ्योरी के साथ साथ जैसे हम लोग का थ्योरी खत्म होगा एसएचएम का, मैं आपको नीट और आईआईटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा साथ में, ठीक है। चलिए लिख लिया, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब जरा देखिए हमारे पास मिला है v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। हम एक बात देखिए, एक फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्रिक में जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सबको पता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखेंगे जरा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले से पता है। कॉस थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मारियर, वही काम हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे इस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा, ये देखिए ए वैसे का वैसे था, वैसे का वैसे रखिए। इस कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख दिया। कॉस थीटा को 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा हुआ था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया, ठीक है। बोला बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा ए रूट अंडर। अब मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी आपको मैंने लिखाया था इक्वेशन y इक्वल टू क्या था ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू क्या था डिस्प्लेसमेंट का, ए साइन ओमेगा टी था। तो यहाँ से y बाई ए क्या हो जाएगा, बोला सर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ए जाकर के डिवाइड कर जाएगा, तो y बाई ए साइन ओमेगा टी था। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे लिखेंगे y बाई ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे y बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से उठा करके इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है। तो बोला सर ओमेगा इंटू ए, अब इसको जरा तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है सर ओमेगा ए। अब देखिए ए स्क्वायर से रूट है तो हट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा सिर्फ ए बाहर निकलेगा, लेकिन रूट अंडर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोला सर ए से कट गया, देखिए ए स्क्वायर नीचे में है और रूट है तो इसके स्क्वायर से रूट खत्म होगा, सिर्फ ए बाहर निकलेगा नीचे में, तो ओमेगा ए ऊपर में था, ओमेगा ए ऊपर में है, नीचे में ए आ गया और रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से कैंसिल हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मिल गया ओमेगा ए रूट अंडर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एट मीन पोजीशन, जहां से ओरिजिन, जहां से शुरुआत किया है बॉडी मूव करना माय डियर, वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जहां से हम चलना ही शुरू कर रहे हैं तो वहां से डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, तो एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होने वाला है जीरो। तो y की वैल्यू, y डिस्प्लेसमेंट था, y क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब y जैसे जीरो पुट कीजिएगा तो ये तो खत्म हो गया, y तो खत्म हो जाएगा,
ए स्क्वायर का रूट बचेगा, तो ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ए, सिंगल ए बचेगा माय डियर। तो यहाँ वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। क्या हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। और ये जो वेलोसिटी मिलेगी ये क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, क्या होता है, जीरो। याद रखेंगे, यही तो है माय डियर जो मैं आपको तब से सुबह से जब से पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो तब से बन रहा है, ये इसका यही निचोड़ है, यही क्वेश्चन है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ओमेगा इंटू ए के बराबर। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए माय डियर। इधर वाला भी लिख सकते हैं, मैं हट जाता हूं और इसे मिटा करके इसका 1 मिनट और यहां रह गया है उसे भी लिख देता हूं, इस साइड को मिटा करके। अगर किसी को नोट करना हो तो ये साइड भी नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके, ठीक है। एट मीन पोजीशन था और सेकेंड नंबर में एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो गया है वहीं तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, आयाम किसे बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा y होगा वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम मतलब इंड पॉइंट, और इंड पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था डिस्प्लेसमेंट, उसके एम्पलीट्यूड के बराबर। तो y कितना हो जाएगा, a के बराबर। तो अगर y की जगह पे a पुट कीजिएगा तो a का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है माय डियर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम। यानी कि बॉडी अगर ध्यान दीजिए ऑसिलेशन मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, तो इसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो ए और बी आपका पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो बी पे वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी, 0 हो जाएगी तभी तो उसके बाद वहाँ से बैक आएगा। अगर किसी बॉडी को सिंपली हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो रिटर्न जब आता है तो एक लास्ट वाली पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो उसके बाद नीचे आता है माय डियर। वैसे ही जब पेंडुलम यहाँ से आगे जाएगा तो यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, 0 हो जाएगी वेलोसिटी वहाँ पे, तभी तो उसके बाद फिर रिटर्न आएगा। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आज क्लास में हम लोगों इतना ही पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में। रह गया है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे आगे एनर्जी के बारे में कि एसएचएम में एनर्जी कैसे हम लोग निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।